नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 8 में भाग 16 तक पढ़ लिया था। भाग 16 में आपने कैंसर के बारे में जाना, कैंसर का परीक्षण कैसे किया था, इन सब के बारे में जाना। अब आते हैं भाग 17 में, उसके आगे एक टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि होगा स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है बाबू, बस इतना जानिए कि ऐसी कोशिका जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिका को उत्पन्न करने की क्षमता हो और साथ ही साथ शरीर की समस्त प्रकार की कोशिका को बनाने की क्षमता हो। यानी एक ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं बनाने की क्षमता हो, और जिसके विभेदन द्वारा अनेक प्रकार की कोशिकाएं बन सके। जैसे इनसे पेशी कोशिका बन सके, इनसे हृदय कोशिका बन सके, हृदय तक, इनसे रक्त कोशिका बन सके, इनसे तंत्रिका कोशिका बन सके, ऐसी कोशिकाओं को स्तंभ कोशिका कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे त्वचा की कोशिका है तो विभाजन द्वारा त्वचा की कोशिका ही बनाएगी, तो ये स्तंभ कोशिका नहीं है। स्तंभ कोशिका का मतलब एक ऐसी कोशिका जिसके विभाजन द्वारा शरीर की कोई भी कोशिका बन जाए, कोई भी कोशिका बनाने की क्षमता रखता हो, ऐसी कोशिका को स्तंभ कोशिका कहते हैं। याद करिए, स्तंभ कोशिका क्या है? ऐसी कोशिका जिसके विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता हो और इन कोशिकाओं के विभेदन द्वारा शरीर की अनेक कोशिकाएं बन सके, ऐसी कोशिका को हम स्तंभ कोशिका कहते हैं। याद करिए, स्तंभ कोशिका क्या होती हैं? तो ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिका बनाने की क्षमता हो और इन कोशिकाओं के विभेदन का मतलब डिफरेंशिएट होना। यही कोशिका डिफरेंशिएट होकर अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर सके। डिफरेंशिएट होकर विभेदन द्वारा शरीर की अनेक कोशिका का निर्माण कर सके। ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? स्तंभ कोशिका कहते हैं, स्टेम सेल। ठीक है, जिनके विभाजन और विभेदन द्वारा शरीर की अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, ऐसी कोशिकाएं स्तंभ कोशिका कहलाती हैं। अब देखिए, मैं आपको सिंपल टर्म में बताता हूँ होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा है जनन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं और इससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और आपको पता है कि युग्मनज क्या है? एक कोशिकीय संरचना है जिसमें आधा गुणसूत्र यहाँ से, आधा गुणसूत्र यहाँ से, 2n गुणसूत्र आता है। आपको ये भी पता है कि युग्मनज में ही विभाजन होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका, ठीक है, 2 से फिर 4 कोशिका,
फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64, 64 से 128, 128 से 256 मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड होकर भ्रूण बनाती हैं। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। अब भ्रूण से बनता है नया शिशु। तो ये चीज आपको पता है ना। तो युग्मनज क्या है? एक स्तंभ कोशिका है जिसमें विभाजन और विभेदन के द्वारा पूर्ण शरीर बन जाता है। यानी ऐसी कोशिका जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा शरीर की अनेक प्रकार की कोशिका या समस्त प्रकार की कोशिका का निर्माण हो सके, ऐसी कोशिका को स्तंभ कोशिका कहते हैं। क्लियर है बात है? तो युग्मनज क्या है? एक स्तंभ कोशिका है। अब ये ध्यान रखना है कि स्तंभ कोशिकाएं भी कई प्रकार की होती हैं। स्तंभ कोशिका 4 प्रकार की होती हैं। याद करिए, स्तंभ कोशिका कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला, पूर्ण सक्त कोशिका। पूर्ण सक्त कोशिका यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरा, बहुसक्त कोशिका जिसे कहते हैं मल्टीपोटेंट प्लूरीपोटेंट सेल। और तीसरा, असंत सक्त कोशिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपोटेंट सेल। और चौथा, एक सक्त कोशिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिपोटेंट सेल। याद करिए, स्तंभ कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन और विभेदन द्वारा शरीर की समस्त प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, स्तंभ कोशिका कहलाती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। पूर्ण सक्त कोशिका यानी टोटीपोटेंट सेल, बहुसक्त कोशिका यानी प्लूरीपोटेंट सेल, असंत सक्त कोशिका यानी मल्टीपोटेंट सेल, और एक सक्त कोशिका यानी यूनिपोटेंट सेल। याद हुआ? कितने प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं? 4। कौन कौन सी? पूर्ण सक्त, बहुसक्त, असंत सक्त और एक सक्त। अब देखिए, पूर्ण सक्त कोशिका क्या होती है? मैंने बताया ना, देखिए शब्द से क्लियर है। पूर्ण यानी ऐसी कोशिका जिससे पूरा शरीर बन जाए। ऐसी कोशिका जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा पूरा का पूरा शरीर बन जाए, ऐसी कोशिका को पूर्ण सक्त कोशिका कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर युग्मनज एक ऐसी कोशिका है जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा पूरा शिशु बन जाता है, पूरा शरीर निर्माण हो जाता है। तो युग्मनज क्या है? एक पूर्ण सक्त कोशिका होती है। शब्दों का खेल है बस, और कुछ नहीं है। शब्द पर ध्यान दे दीजिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद बता पाओगे। स्तंभ कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसका विभाजन और विभेदन द्वारा शरीर के अनेक प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सके, स्तंभ कोशिका कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है? 4। पूर्ण सक्त, बहुसक्त, असंत सक्त, एक सक्त। पूर्ण सक्त शब्द से क्लियर है, पूर्ण मतलब संपूर्ण शरीर। ऐसी कोशिका जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है, पूर्ण सक्त कोशिका कहलाती है, जैसे युग्मनज। बहुसक्त कोशिका, इसके शब्द से क्लियर है, बहु मतलब अनेक प्रकार की कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा अनेक प्रकार की कोशिका का निर्माण हो सके। ये शरीर के संपूर्ण कोशिका का निर्माण नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी इनके पास तय है कि ये बहुत सारी कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ब्लास्टोसिस्ट, आपने पढ़ा है ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? युग्मनज विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बनाता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और उस ब्लास्टोसिस्ट में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर क्या होता है? इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास ही क्या कहलाता है? बहुसक्त कोशिका होती है। इनर सेल मास, इनर सेल मास क्या होती है? बहुसक्त कोशिका होती है। और इनमें विभाजन द्वारा बहुत से प्रकार की कोशिका बन सकती है। तंत्रिका कोशिका बन सकती है, पेशी कोशिका बन सकती है, त्वचा की कोशिका, हृदय, ये सारी कोशिकाएं बन सकती हैं। यानी ये कहाँ पाई जाती हैं? ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक भाग में। ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक भाग की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? बहुसक्त कोशिका कहते हैं। असक्त सक्त कोशिका, असंत सक्त कोशिका कैसी होती हैं? इनमें विभाजन द्वारा कुछ प्रकार की कोशिकाएं बन सकती हैं। इनमें विभाजन और विभेदन द्वारा कुछ प्रकार की कोशिका बनती है।
कुछ प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। इनमें विभाजन और विभेदन द्वारा कुछ प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है का कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कोशिका नहीं बना सकती, लेकिन 6, 7, 8 प्रकार की कोशिका तो बना ही लेंगी। जैसे असंत सक्त कोशिका का उदाहरण है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। और आपको पता है कि बोन मैरो में क्या बनता है, ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं, आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, प्लेटलेट्स बनता है, लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो असंत सक्त कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जिनके विभाजन और विभेदन द्वारा कुछ प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, जैसे अस्थिमज्जा की कोशिकाएं। अस्थिमज्जा की कोशिकाएं असंत सक्त कोशिका कहलाती हैं। एक सक्त कोशिका ऐसी कोशिका जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा एक ही प्रकार की कोशिका का निर्माण हो सके, ऐसी कोशिका यूनिपोटेंट कहलाती हैं। अब इसमें वो सारी कोशिकाएं आती हैं जो खुद अपनी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकें। ठीक, तो याद करिए इतनी बातें। स्तंभ कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 4। पूर्ण सक्त कोशिका यानी ऐसी कोशिका जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा संपूर्ण शरीर बन जाए, ऐसी कोशिका को पूर्ण सक्त कोशिका कहते हैं, जैसे युग्मनज। बहुसक्त कोशिका प्लूरिपोटेंट सेल यानी ऐसी कोशिका जिनके विभाजन और विभेदन द्वारा अनेक प्रकार की कोशिका बन सके, उसे हम बहुसक्त कोशिका कहते हैं। उदाहरण ब्लास्टोसिस्ट का आंतरिक भाग। असंत सक्त कोशिका ऐसी कोशिका जिसके विभाजन द्वारा कुछ प्रकार की कोशिकाएं बन सके, जैसे अस्थिमज्जा। और एक सक्त कोशिका जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा एक ही प्रकार का कोशिका बन सके, ऐसी कोशिकाओं को हम एक सक्त यानी यूनिपोटेंट सेल कहते हैं। आइए बुक पर देखते हैं। देखिए स्तंभ कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुकोशिकीय जीवों की ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल, ऐसी कोशिका जो अभी विभाजित और विभेदित नहीं हुई है, ऐसी कोशिका जो अभी, जैसे युग्मनज, अभी ना तो इसमें विभाजन शुरू हुआ है और ना ही कोई विभेदन हुआ है। जब इसमें विभाजन और विभेदन शुरू हो जाएगा तब यह अनेक प्रकार की कोशिका बना देगी। तो ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता हो और इन कोशिकाओं के विभिन्न यानी विभेदन से अन्य विशिष्ट कोशिकाएं बन सके, स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। एक स्टेम कोशिका अनेक प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। देखिए स्टेम सेल, ये है स्टेम सेल जो ब्लास्टोसिस्ट का दर्शाया गया है, और इससे पेशी ऊतक, हृदय ऊतक बन सकता है, एंटेरोसाइट बनता है, वसा ऊतक बनता है, आरबीसी का निर्माण होता है। देखिए एक ही कोशिका है, इससे भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल, स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार देखिए। सबसे पहला पूर्ण सक्त कोशिका यानी टोटिपोटेंट सेल, जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम के लिए। तो पूर्ण सक्त कोशिकाएं विभाजन और विभेदन द्वारा शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। इनकी क्वालिटी क्या है? ये नहीं कहेंगे अनेक प्रकार की, नहीं, इनकी क्वालिटी है कि सभी प्रकार के कोई कोशिका हो ये बना देंगे। तो किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। जैसे युग्मनज, जाइगोट एक पूर्ण सक्त कोशिका है जो शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण करने में सक्षम है। भ्रूणीय मारुला भी पूर्ण सक्त कोशिका होती है। भ्रूणीय जो मारुला स्टेज होता है वो भी पूर्ण सक्त कोशिका होती है, क्योंकि ये अपरा समेत शरीर के कोई भी ऊतक बना पाने में सक्षम होती हैं। बहुसक्त कोशिका यानी प्लूरिपोटेंट सेल क्या होते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनके विभाजन द्वारा अनेक प्रकार की कोशिका बन सके। देखिए सभी नहीं लिखा गया है, सभी प्रकार के अगर कहेंगे तो ये हैं। पूर्ण सक्त कोशिका सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। अनेक प्रकार की कोशिका का निर्माण कौन करेगा? बहुसक्त कोशिका। जैसे ब्लास्टोसिस्ट की आंतरिक भाग यानी इनर सेल मास। देखिए ये है इनर सेल मास, और इनर सेल मास से आपको पता है कि 3 भ्रूणीय ऊतकों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म से स्किन का निर्माण होता है, तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है।
मीजोडर्म से मसल्स बोन्स का निर्माण होता है। अभी पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय का निर्माण किससे होता है, तो मीजोडर्म से होता है। तो ये सब बताएं आपको थर्ड चैप्टर में बताया गया है। एंडोडर्म से लीवर का निर्माण होता है, थायराइड का निर्माण होता है। सिर्फ इतने ही अंगों का निर्माण नहीं होता, और भी हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है। देखिए नेक्स्ट, असंत सक्त कोशिका यानी मल्टीपोटेंट सेल। अब इनके विभाजन से सभी प्रकार की कोशिका नहीं बन सकती, अनेक प्रकार की कोशिका नहीं बन सकती, कुछ प्रकार की कोशिका बन सकती है, कुछ ही प्रकार की कोशिका बनती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब। लाल अस्थि मज्जा, क्योंकि लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी को बनाने की क्षमता होती है। एक सक्त कोशिका विभाजन द्वारा केवल एक ही प्रकार की कोशिका बना सकती है। शब्दों से सब क्लियर हो जाता है। आपको पता है यूनी का मतलब भी होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, और मल्टी का मतलब होता है अनेक। तो इन शब्दों को भी ध्यान रखेंगे। जैसे लिम्फोसाइट स्टेम कोशिकाएं एक सक्त कोशिका होती हैं। लिम्फोसाइट स्टेम कोशिका एक सक्त कोशिका होती है, क्योंकि यह एक ही प्रकार की कोशिका में विभेदित हो सकती है। अब एक आपको छोटा सा फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, होता क्या है। देखिए, जब अंड कोशिका और नर युग्मक का संलयन होता है तो इससे बनता है युग्मनज, और युग्मनज विभाजित होकर मारुला बनाता है। मारुला इज ए टोटीपोटेंट सेल, यानी पूर्ण सक्त कोशिका, जिसके विभाजन और विभेदन द्वारा बहुत से कोशिकाएं बनती हैं, और इनके ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पाए जाने वाली जो इनर सेल मास होती हैं उन्हें हम प्लूरीपोटेंट कहते हैं, जिनसे हृदय कोशिका और तंत्रिका कोशिका ये सभी चीजें बनती हैं। स्टेम कोशिका के प्रकार को देखिए। स्टेम कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। वो प्रकार अलग था, शरीर में स्थिति के आधार पर था। ये कब उत्पन्न होती हैं, कब पाई जाती हैं, इसके आधार पर है। जैसे वयस्क स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल, जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली, इस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण जन्म के बाद शरीर के कुछ विशेष भागों में होता है। ये कोशिकाएं एक सक्त हो सकती हैं या असंत सक्त हो सकती हैं। जैसे अस्थि मज्जा क्या है, असंत सक्त है, या विभिन्न प्रकार के रुधिराणुओं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का निर्माण कर सकता है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, यकृत आदि में वयस्क स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, या स्टेम कोशिकाएं विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। आरबीसी का निर्माण ताउम्र चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार रुधिर बन गया है आरबीसी में, रुधिर में आरबीसी बन गया है तो वही चलेगा, नहीं। आरबीसी का लाइफ कितना होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद वो खत्म हो जाती है एक आरबीसी, तो उसके बाद उसका जगह दूसरा कोई लेगा, तो अस्थि मज्जा में वो बनते रहते हैं। यह स्टेम कोशिकाएं विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, जिनमें से एक इष्ट कोशिका स्टेम कोशिका के रूप में रहती है, जिनमें से एक कोशिका स्टेम कोशिका के रूप में ही रहेगी, और वही स्टेम कोशिका विभाजन द्वारा अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती रहेगी। ठीक, टूटे फूटे अंगों, मरम्मत, इन सभी के लिए कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। भ्रूणीय स्टेम कोशिका क्या होती हैं, तो जो भ्रूण में पाई जाएंगी, जैसे निषेचन के पश्चात दूसरे से 9वें सप्ताह के दौरान बनने वाली पूर्व भ्रूण, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, या जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसके भीतरी कोशिकाएं यानी इनर सेल मास। अभी बताए थे इनर सेल मास कैसी कोशिका होती है, प्लूरीपोटेंट, बहुसक्त होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका होती है, जिससे उचित प्रक्रमण प्रक्रिया द्वारा लगभग 200 प्रकार की कोशिकाओं में भिन्नित होने की क्षमता होती है। गर्भ की स्टेम कोशिकाएं देखिए, निषेचन के पश्चात 9वें सप्ताह से लेकर जन्म होने तक के भ्रूण को गर्भ कहा जाता है। गर्भ अवस्था को बनाने वाली स्टेम कोशिकाएं बहुसक्त होती हैं, जो अनंत तक विभाजित होती हैं, और इनके अत्यधिक संख्या में स्टेम कोशिकाओं में अन्य विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम मानव की स्टेम कोशिका का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। हम मानव की स्टेम कोशिका का प्रयोग उसी की अलग अलग कोशिकाओं, ऊतकों के निर्माण में कर सकते हैं। जैसे रुधिर कैंसर के उपचार में किया जा सकता है। रुधिर कैंसर के उपचार में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे रुधिर की मात्रा कम हो जाती है, और उसके लिए हम अस्थि मज्जा की कोशिकाओं को लेकर रुधिर निर्माण कर सकते हैं। रुधिर कैंसर रोगी में रसो चिकित्सा से अस्थि मज्जा नष्ट हो जाती है, जिसे स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण द्वारा सही किया जा सकता है। जिस किसी का कार्निया खराब हो जाए तो उसके कार्निया की स्टेम कोशिका द्वारा हम
कार्निया का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। किसी की त्वचा जल गई है, झुलस गई है, उसकी त्वचा की स्टेम कोशिका का प्रयोग करके हम नई त्वचा बना सकते हैं। हृदय रोग में जब पेशी हृदय स्तर रोध गलन यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन रोग जब हो जाता है, तब उसके उपचार हेतु अस्थिमज्जा स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके हृदय पेशियों और हृदय पेशी कोशिकाओं में मूत्रकों को बनाया जाता है। उसके बाद गर्भनाल रक्त संग्रह। गर्भनाल क्या होता है? जो वो नाल जिससे अपरा और जो शिशु है वो जुड़ा होता है, जैसे नाभि कहते हैं ना, नाभि से एक नाल निकली होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। स्टेम कोशिकाओं को प्राप्त करके इसे सुरक्षित किया जाता है। इसका उपयोग रुधिर कणिकाओं और प्लेटलेट्स के निर्माण में किया जा सकता है। ठीक, तो ये था आपका स्तंभ कोशिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। स्तंभ कोशिका क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां तक मैंने आपको बताया है, जो चीजें याद कराई है, बस उतना याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। स्तंभ कोशिका क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनके विभाजन और विभेदन द्वारा अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, स्तंभ कोशिका कहलाती हैं। स्तंभ कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पूर्ण सक्त, बहुसक्त, असंत सक्त, एक सक्त। पूर्ण सक्त ऐसी स्तंभ कोशिका जिनके विभाजन द्वारा सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। बहुसक्त जिनके विभाजन और विभेदन द्वारा अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। तीसरा, असंत सक्त कोशिका ऐसी कोशिका जिनके विभाजन और विभेदन द्वारा कुछ प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, जैसे अस्थिमज्जा। और एक सक्त कोशिकाएं जिनके विभाजन और विभेदन द्वारा उसी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, एक सक्त कोशिका कहलाती हैं। जितनी चीज़ें आपको बताई हैं सारे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आगे जो भी होगा टॉपिक, इसके बाद टॉपिक है अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे कराया जाता है, क्या उसमें दुविधा आती है, उनके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है जिनके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला कि स्तंभ कोशिका क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण सक्त कोशिका का उदाहरण बताइए। तीसरा क्वेश्चन, अस्थिमज्जा किस प्रकार की स्तंभ कोशिका है। नेक्स्ट, ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल मास किस प्रकार की स्तंभ कोशिका है। नेक्स्ट, स्तंभ कोशिका का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जा सकता है। इतने क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपने कॉपी में भी नोट करिएगा, और आगे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।